केदारनाथ विधानसभा की तो पूछो ही मत साहब। केदारनाथ विधानसभा में जो इन्होंने किया हुआ है वो हम सबसे छुपा नहीं है। अब समझे कि कौन अपना है कौन पराया। जहाँ पर हम अभी है यहीं से नीचे किरजानी गांव है, किरजानी के साथ क्या कुछ बुरा हुआ वो हमने देखा और हमने लगातार अपनी आवाज भी उठाई। हेलीकॉप्टर का बड़ा बड़ा आपने एयर हेली का आपने प्रचार कर दिया, मोदी जी से उसका उद्घाटन करा दिया, तो कल वो हेली चले ही नहीं। हमसे ज्यादा सनातनी कौन हो सकता है? हम केदारनाथ के हैं, केदारखंड से हैं हम, तो हमें वो परिभाषा या परपाटी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि सनातनी कौन है। उन्होंने अभी कुछ दिन महीने पहले इन्होंने बोला था गड्ढा मुक्त होगी सड़क, जो सड़क गड्ढा मुक्त नहीं करेगा उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी। अगर वो कार्रवाई पहले हो गई होती तो वो गड्ढे मुक्त नहीं होते। महिला अध्यक्ष भी रही महिला प्रकोष्ठ की, और सोचिएगा महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष होने के बाद 10 साल आप विधायक रहे, आपने किया क्या? अंकिता भंडारी के प्रकरण के समय पर इनकी आवाज तक नहीं उठी, नमस्ते बोली और उनके सामने 2 आंसू डालना जनता समझ चुकी है। तुम्हारे ये खोखले ड्रामे हैं। मम्मी के सपना वालों का तो सपना एक्चुअली हुआ नहीं पूरा, क्योंकि टिकट नहीं मेरे बाप अंकल घूं क्या मेरे हाथ सूंगा, तो ये क्यों आज ये हमेशा ये याद दिलाते हैं कि मोदी जी के हाथ मजबूत करने, धामी जी के हाथ मजबूत करने। सुना है मैंने यहाँ स्टार प्रचारक में एक दुर्गेश्वर लाल भी आए हैं, विधायक है वो पुरोला से, उनके गांव तक की सड़क नहीं है। मैं उस गांव में भी गया हूँ, किसी भी क्षेत्रीय आदमी से पूछ लो कि मनोज रावत जी का क्या कहना होता था, वो बोलते मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा। तो जो ये जब तुम विपक्ष में थे क्या कर पाओगे, तो आज भी तो तुम विपक्ष में जाओगे। तो साहब आप वो पहले यहाँ क्षेत्र के ऐसे विधायक हुए जिनकी विधायक निधि तक वापस गई है। मैं बोल रहा हूँ दूर नहीं लगाते, वो बड़ब गांव में लगा देते होगा। जब आपकी सत्ता आएगी, दिखेगा कि हाँ भाई कांग्रेस की सरकार है, तब अपने टिकट मांगो। वो उखीमठ का फील्ड आज तक, वो स्टेडियम तक, वो अगस्तमुनि का स्टेडियम, उसकी हालत खराब है, सबको पता है क्या कुछ हुआ है उसमें। तो ये कौन सी बातों पे लेके आज चुनाव लड़ने दोबारा जा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। विरोध हुआ है, बड़ासू में उनका विरोध हुआ है, देवर गांव में उनका विरोध हुआ, बड़सू में वो गए वहां विरोध हो रहा है। तो ये जो जाल ताल आप बोले ना जाल बिछा रखा है, वो जो सड़कों के जाल बिछा के वहीं पर लोग साफ साफ मना कर रहे हैं कि दीदी हमारे यहाँ मत आइए। जनता को समझ में आ रहा है कि एक युवा जो हमारे लिए सोच रहा है वो घाटी में है अभी, तो इसको हम एज ए उम्मीदवार देखें, ना कि उनको जिनको 5 साल हमने समय पहले दे दिया, 10 साल हमें समय पहले दे दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। इस समय हम रुद्रप्रयाग और चमोली के सीमादार मोहन खाल में मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय जो केदारनाथ उपचुनाव हो रहा है इसके जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पूर्व में हमारे अभी वर्तमान में जो एंकर है लोकार्पण न्यूज चैनल के, हमारे साथ त्रिभुवन चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम से। दैनिक प्रचार से आपकी यात्रा चल रही है और चुनाव को लेकर क्या बहुत शानदार चल रहा है अभी तक जो भी चल रहा है, और लोगों का बहुत स्नेह मिल रहा है। दरअसल हम उतरे हैं 6-7 साल जो हमने पत्रकारिता में दिए हैं, गांव तक गए हैं, और केवल ऐसा नहीं कि केवल गढ़वाल में ही देखे जा रहे हो, केदारनाथ या फिर कुमाऊं में, तो गढ़वाल हो गया, कुमाऊं हो गया, हर क्षेत्र तक हम पहुंचे हैं। तो एक प्रयास है कि जनता अब समझे कि कौन अपना है कौन पराया। जहाँ पर हम अभी है यहीं से नीचे किरजानी गांव है, किरजानी के साथ क्या कुछ बुरा हुआ वो हमने देखा और हमने लगातार अपनी आवाज़ भी उठाई। चाहे जब वो भूदशा हो रहा था, वहाँ के लोगों को शिफ्टिंग करने की बात हो रही थी, डीएम महोदय से, एसडीएम, एडीएम साहब से वहीं पे हमारी वार्तालाप भी हुई थी, और उसके बाद भी लगातार गांव में हम बने हुए हैं, उनकी हालात देख रहे हैं। यहीं पीछे मचकंडी गांव है, वहाँ की हालात भी हमने देखे। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं, मुझे लगता है जनता को समझ में आ रहा है कि एक युवा जो हमारे लिए सोच रहा है वो घाटी में है अभी, तो इसको हम एज ए उम्मीदवार देखें, ना कि उनको जिनको 5 साल हमने समय पहले दे दिया, 10 साल हमें समय पहले दे दिया। केवल पड़ोसी होने से नहीं होता है। आज जरूरत है हमें समाज में कुछ करने की, आज हमारे युवाओं को जरूरत है रोजगार की। हमारी जो बुजुर्ग हैं, वैसे तो स्वास्थ्य के लिए सबको जरूरत है, पर फिर भी खासकर मैं बोलूँगा बुजुर्ग, या फिर जिसको चोट लग जाती है, या फिर हमारी माताएं जो कुछ झेलती हैं, उसके लिए हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। तो इन सब को लेकर अब की बार चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं और जनता सहयोग भी कर रही है, वो देख रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो चुनावी शोर शराबा है इसमें दोनों पार्टी, चाहे कांग्रेस है बीजेपी है, बार बार मौका मिला है और अभी भी वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी हमारे लिए अगर मौका मिल जाए तो हम ये करेंगे, और हमारे मम्मी का सपना है। आपने देखा एक काफ़ी वीडियो वायरल हुई, इसको लेकर कह रहे हैं। मम्मी के सपना वालों का तो सपना एक्चुअली हुआ नहीं पूरा, क्योंकि टिकट बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। देखो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से एक वो रहती है कि जब भी कोई अकस्मात निधन होता है तो उनके परिवार में ही टिकट दी जाती है। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं कि एक ऐसी और वो युवती ऐसी है बड़ी कर्मठ थी,
ऐश्वर्या रावत, हमेशा ही अपने लिए आवाज उठाना, अपने क्षेत्र में घूमना, और तमाम उनकी माँ का सपना तो पता नहीं, पर वो कालीमठ घाटी में भी काफी देखी गई और तमाम जगह वो गई शुरुआत से लेके आखिर तक। अब उन पे विश्वास न दिलाकर, यानी कि शैला रानी जी ने जो कुछ किया उस पर आप लोगों ने पानी फेर दिया, और अब एक ऐसी महिला को या फिर एक ऐसे कार्यकर्ता को जो कि आपकी महिला अध्यक्ष भी रही, महिला प्रकोष्ठ की, और सोचिएगा महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष होने के बाद 10 साल आप विधायक रहे, आपने किया क्या धरातल पर? और जब आप प्रकोष्ठ में अध्यक्ष भी थी तो तब क्या किया? अंकिता भंडारी के प्रकरण के समय पर इनकी आवाज तक नहीं उठी। अगर महिलाओं का दर्द लेकर जा रही हैं, केवल जाना नमस्ते दीदी, नमस्ते बुली, और उनके सामने 2 आंसू डालना, जनता समझ चुकी है तुम्हारे ये खोखले ड्रामे हैं। ऐसे ही नहीं चीजें हो जाती। दूसरे आपके यहाँ पास के जो विधायक उठे हैं प्रत्याशी, 5 साल में क्या काम करके दिखाया है वो यहाँ की गांव की जनता जानती है ना। मैं ये बोल रहा हूँ साहब, आप वो पहले यहाँ क्षेत्र के ऐसे विधायक हुए जिनकी विधायक निधि तक वापस गई है। मैं बोल रहा हूँ दूर नहीं लगाते, वो बड़ब गांव में लगा देते। आपके बगल में वो किरजानी गांव था, वहां बचाव के लिए कुछ लगा देते। आपके पीछे मचकंडी गांव है, वहां कुछ बचाव के लिए लगा देते। पहले बार कोई सुना है कि आपने विधानसभा की जो विधायक निधि है वही वापस भेज? लेकिन मनोज रावत जी कह रहे हैं कि हमने लगातार भूटान उनके लिए आवाज उठाया, बहुत सारी चीज़ों के लिए आवाज उठाया, हमको और मौका देना चाहिए। जब वो पार्टी में थे, जब वो विधायक थे, उनका एक कथन था, आप भी क्षेत्रीय हैं, किसी भी क्षेत्रीय आदमी से पूछ लो कि मनोज रावत जी का क्या कहना होता था, वो बोलते मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा। तो भैया जब तुम विपक्ष में थे क्या कर पाओगे, तो आज भी तो तुम विपक्ष में जाओगे। क्यों प्रयास ही क्यों कर रहे हो? जनता का समय खराब कर रहे हो, अपना समय खराब कर रहे हो। यही तो बोला उन्होंने हमेशा, मैं विपक्ष में हूं, मैं क्या करूंगा। तो अभी कौन सी पंख लग जाएंगे, आप पक्ष में चले जाओगे? अभी भी तो विपक्ष में जाएंगे। तो विपक्ष में जाने का प्रयास ही क्यों कर रहे हो? जो आपसे होगा जब आपकी सत्ता आएगी, दिखेगा कि हाँ भाई कांग्रेस की सरकार है, तब अपने टिकट मांगो। लेकिन चौहान जी, एक बड़ा सवाल ये है कि आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और भाजपा कह रहे हैं कि हमने सड़कों के जाल बिछा दिए है। आपको कैसा लग रहा है, कितने जाल आपको? बहुत जाल है साहब, इनके माया जाल हैं, इनके जाल ही जाल है। इस जाल में फंसा के, जैसे मकड़ी के जाल नहीं होते, वैसे जाल है भाजपा की। इन्होंने काम कुछ नहीं किया। ये ऐसे बोलते हैं कि भाई जन बोला नहीं, मेरे बाप अंबल घूं खाए मेरे हाथ सूंगा। तो ये क्यों आज ये हमेशा यही याद दिलाते कि मोदी जी के हाथ मजबूत करने, धामी जी के हाथ मजबूत करने। मजबूत हाथ देखें, ये जरूर वाला ये क्लिप देखिएगा। अल्मोड़ा सल्ट उस गांव में मैं गया हूं जहां ये बस हादसा हुआ, और ये निर्मम इतने हैं लोग, समझिएगा। जो एम्स में भर्ती हो रहे थे ना, वो तो इतने 36 तो हताहत हुए हैं। उसके बाद जो बड़ मुश्किल बचे भी हैं, वो कहीं जब जा रहे हैं एम्स में, उनको अननोन 1, अननोन 2, अननोन 3 की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद जब घर वाले आते हैं वो अननोन 1 के या अननोन 2 के, उनसे तहसील से एक एफिडेविट लिखवाया जाता है कि ये तुम्हारा बच्चा है, इसकी तबीयत खराब है। एक आदमी जो अपने बच्चे को देखने आ रखा है वहाँ, जो वहाँ आईसीयू में है या ट्रॉमा में है अंदर, उसको पहले तहसील में जाके पेपर भरवाना पड़ेगा। कितनी व्यथा है। हेलीकॉप्टर का बड़ा आपने एयर हेली का आपने प्रचार कर दिया, मोदी जी से उसका उद्घाटन करा दिया, कल वो हेली चले ही नहीं कोई से भी। ये कैसी प्रक्रियाएं चल रही है? 63 लोग आप गाड़ी में भर रहे हो, और उसके बाद आपने देखा होगा एक दामी जी का रामनगर में बड़ा भी विरोध हुआ, क्योंकि हॉस्पिटल के हालात आपके ऐसे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने उन अधिकारियों पे कार्रवाई की। यार वही तो वाली बात है ना सर, आप समझिएगा। पहले क्यों नहीं एक्शन में लेते? क्या उनकी जान जानी जरूरी थी? वो गड्ढे इतने सारे हो रखे, पहले तो इन्होंने अभी कुछ दिन महीने पहले इन्होंने बोला था गड्ढा मुक्त होगी सड़क, जो सड़क गड्ढा मुक्त नहीं करेगा उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी। अगर वो कार्रवाई पहले हो गई होती तो वो गड्ढे मुक्त नहीं होते। तो आपको लगता है केदारनाथ विधानसभा में गड्ढे मुक्त? केदारनाथ विधानसभा की तो पूछो ही मत साहब। केदारनाथ विधानसभा में जो इन्होंने किया हुआ है वो हम सबको छुपा नहीं है। केदारनाथ जी तो रुष्ट थे ही भारतीय जनता पार्टी पे, कल तुंगनाथ जी भी रुष्ट हुए। आप देखिएगा कल का जो माहौल था, कैसे हमारे लोगों के तो आपने ढाबे तोड़े, उनकी दुकानें तोड़ी, उनके टेंट हटाए, वो भी जो कि सड़क पर थे। आपने अब जंगल में, वो भी तुंगनाथ जी के रास्ते पर, अपना मनमर्जी से वन विभाग को बनाने दे दिया। कल तुंगनाथ जी भगवान की डोली वहां पर तकरीबन 4-5 घंटे इंतजार करते थे। सरकार तो लगातार सनातन के लिए कहते हैं कि भाजपा एक सनातन धर्म पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद आप खुद ही समझ रहे हैं ये उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। अगर इतना ही सच जो होता कि ये करते होते तो केदारनाथ जी में आज जो हमारे तमाम लोग हैं उन पर इतनी यातनाएं नहीं होती। तुंगनाथ जी में जो कल हुआ वो इतना नहीं होता। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप सनातन कौन नहीं मानता था? आप भी टीका लगा के आए, मैंने भी सुबह टीका लगाया था।
सनातन हमसे ज्यादा सनातनी कौन हो सकता है? हम केदारनाथ के हैं, केदारखंड से हैं हम। तो हमें वो परिभाषा या परपाटी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि सनातनी कौन है। ये पार्टी के दोगले मुखड़े हैं जो बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू। अरे बोलने से आप मानो तो मैं यकीन दिला रहा हूं, आप कभी किसी भाजपा के नेता से मिलोगे ना, उनको पूछिएगा कि भैया एक बात बताइए, आप केदारनाथ में हैं तो आप जरा मां मृत्युंजय जब सुनाइए। आप कोई ऐसा उनसे श्लोक पूछेगा, बड़े हिंदू ऐसे नहीं होते हिंदू। और सर एक बड़ा सवाल ये है कि लगातार पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी और केदारनाथ को लेकर कि केदारनाथ की एक स्वर आवाज़ उठ रही है कि इस समय यात्रा को डाइवर्ट किया गया। इसमें जमीनी आसमान में कितना फर्क आपको लगता है? बहुत। एक बात बताऊं, हाँ एक फर्क जरूर है। देखिएगा 2022 का जब चुनाव हो रहा था, मुख्यमंत्री धामी ही थे वो जिन्होंने 1200 योजनाओं के लिए आश्वासन दिया था जनता को। हाँ, इन्होंने निशंक जी को पीछे छोड़ा है। निशंक जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 500 करोड़ की घोषणाएं करी थी कोरी, जिस पर 1 रुपए का काम नहीं हुआ। धामी जी एक कदम आगे निकले, उन्होंने 100 करोड़ और बढ़ाए, 600 करोड़ की कोरी घोषणाएं करी है। उन पे कुछ होने वाला नहीं है, वो तो जनता भी जानती है। जनता को एक आपने मुखौटा तो दे दिया, 9 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, 10-10 हजार 15-15 हजार उन घोड़े खच्चर वाले टेंट वालों को। आधे से ज्यादा लोगों को पैसे नहीं मिले, और जिनको मिले भी हैं उनके क्या हाल है वो उनको ही पूछिएगा आप। यात्रा को लेकर गढ़वाल कुमाऊं में एक बड़ा आरोप है। वो उस पे भी आ रहा था मैं। अब रामनगर से यात्रा वो बोलते कहीं में कहीं कल देख भी रहा था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। रामनगर से ही यात्रा शुरू करने वाले थे ना ये। रामनगर की जनता ने कल हॉस्पिटल के बाहर दिखा दिया कि क्या कुछ है जनता के दिमाग में, है ना। और जहां तक पहले गढ़वाल कुमाऊं होता ही नहीं था, ये तो मैं अभी अभी सुनना शुरू वापस से किया हूं कि यार आप गढ़वाल कुमाऊं कर रहे। आप सोचिएगा, हम तो मैं आपको बता रहा हूं ना, गढ़वाल और कुमाऊं में योजनाएं हो, चाहे सड़क के हालात हो, पानी की व्यवस्थाएं हैं, सब वैसे ही है। इन्होंने आम आदमी का कभी वो नहीं किया कि उसको ऊपर उठाया जाए। ये राजनीति जो कर रहे हैं ये बड़ी लो लेवल की है साहब। अगर आम आदमी को समझ में आएगा कि किस तरह से राजनीति, ये बताइए ना आप, आशा नौटियाल क्या किया है उन्होंने 10 साल, 2002 से 2012 का उनका ब्यौरा देखे तो क्या किया क्या है। वो उकीमठ का फील्ड आज तक, वो स्टेडियम तक, वो अगस्तमुनि का स्टेडियम, उसकी हालत खराब है, सबको पता है क्या कुछ हुआ है उसमें। तो ये कौन सी बातों पे लेके आज चुनाव लड़ने दोबारा जा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और यकीन मानिएगा, रामनगर रामपुर में उनका विरोध हुआ है, बड़ासू में उनका विरोध हुआ है, देवर गांव में उनका विरोध हुआ, बड़सू में वो गए वहां विरोध हो रहा है। तो ये जो जाल ताल आप बोले ना, जाल बिछा रखा है, वो जो सड़कों के जाल बिछा रखे वहीं पर लोग साफ साफ मना कर रहे हैं कि दीदी हमारे यहाँ मत आइए, हमारे यहाँ एक युवा है हमारा। पर अंतिम सवाल यह है कि एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ आप हैं, तो इस प्रकार से जिसे लोक लुभावनी पार्टियां हैं या फिर पैसों का खेल है, जो शराब का खेल है, इसको कैसे पिछाड़ पाएंगे सर? शराब का खेल तो हमारी माताओं ने समझ लिया इनका, है ना। पिछली बार भी एक बड़ा वीडियो आपने वायरल होता देखा था, शराब अब नहीं चाहिए। खासकर हमारे युवाओं को भी समझ में आ गया कि ये शराब के चक्कर में तो यहाँ तक पहुंचे। दूसरी बात है कि जल बल और छल जो ये करने वाले हैं, आप देखिएगा, माना जाता है कि निर्दलीय प्रत्याशी कहते हैं कि 0 से शुरू करेगा, पर ऐसा है नहीं। मैं अपने परिवार के साथ हूँ, मेरे गांव में ही 708 लोग हैं जो वोट करने वाले, और साथ के साथ मैं 14 गांवों की बात करूं तो 400 के एवरेज से 14 गांवों में तकरीबन 5600 वोटर हैं। वो 5600 वो लोग हैं जिनसे आज सुबह भी 14 गांव की एक सभा हुई है जिसमें साफ साफ बोला गया है कि कैडर वोट हमारी ये 5600 है। तो हमारे, मुझे लगता है भाजपा और कांग्रेस की टक्कर तो वही से हम आगे। हरक सिंह रावत कह रहे थे कि खर्चे पड़ते, ये बड़ा सही आपने कहा। ये देखिएगा दोगले पंथी की हद है। आज तक मैं यकीन नहीं बोल, हरक सिंह रावत अभी कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, जब उनके पोर्तड़े खोले गए, ईडी एफडी सब दिखी, तो उन्होंने कांग्रेस में बाहर निकल गए और कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने लगे। वो खर्चे की भी बात कर रहे, पर्चे की भी बात कर रहे, उन चर्चों की भी बात कर रहे। सोचिएगा, उनकी बहू, जिस बहू को उन्होंने अभी कोटद्वार से, लैंसडाउन से टिकट लड़वाया था, अब वो भाजपा का प्रचार में आ रही है। तो ये आम आदमी को क्या समझ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब एक ही परिवार के 2 लोग, सास और ससुर और बहू, पहले तो आप एक दल में होते हो, है, फिर बहू को वहां से इस्तीफा दिला दिया, उनको भाजपा ज्वाइन करा दी, आप खुद कांग्रेस में हैं, तो आप
किसका विश्वास करोगे आप हरक सिंह रावत जी का विश्वास करेंगे या अनूप रिद्धि का विश्वास कीजिएगा? ये जनता को सोचना है। ये क्या बरगला रहे हैं, कौन सुना है मैंने यहाँ स्टार प्रचारक में एक दुर्गेश्वर लाल भी आए हैं, विधायक है वो पुरोला से, उनके गांव तक की सड़क नहीं है। मैं उस गांव में भी गया हूँ। ऐसे विधायक क्या प्रचारक बन पाएंगे? वो भी उस विधायक के जिसने 10 साल में खुद कुछ नहीं किया, उसका विधायक का प्रचार करने एक 5 साल का वो विधायक आ रहा है जिसने 3 साल में अपने गांव में कुछ नहीं किया। तो ऐसे भाई तनी तान तनी तून तनी डेबरी तनी ऊन, ये सबको छलने का काम कर रहे हैं। अब की बार जनता मूड बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हटके तो हमारा अपना एक लोकल बच्चा है जो कम से कम 2 साल वो मांग रहा है, और 2 साल में हम इसको देकर देखते हैं कि ये क्या परिवर्तन लाता है। सर एक अंतिम सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी के पद, उन्होंने कहा केदारनाथ में सनातन धर्म है और सनातन धर्म ही हमको इस समय विजय बनाएगा। हाँ, सनातन धर्म ने, उनको बस एक ही मैसेज है, सनातन धर्म ने इनको अयोध्या में भी पहले विजय बनाया था, बद्रीनाथ जी में भी इनको विजय बनाया है, और वही विजय केदारनाथ जी में देंगे। ये हमारे और तुंगनाथ जी का तो वो जो कल मिला है इनको आशीर्वाद, वो यकीनन ये भूले नहीं भुलाएंगे। इनको समझ में आ जाएगा कि लोग अब अपने हक हकूकों के लिए लड़ना सीख गए हैं, बोलने लगे हैं, आवाजें उठने लगी। मैं त्रिभुवन चौहान एक पत्रकार की तरह नहीं आ रहा हूँ, मैं एक स्थानीय, एक बच्चा, एक युवा, वो साथी हूँ जिसको दर्द है कि मैं 1994 की लड़ाई में छोटा था, 4वीं 5वीं में था, मैं जा नहीं पाया उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंड अलग होने की लड़ाई में। तो वो लड़ाई उत्तराखंड को अलग लड़ने की थी। आज एक स्थानीय युवा ने ये सोचा है कि उत्तराखंड बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ने, वो लड़ाई का एक हिस्सा हम बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुना आप हैं जिनको लेकर लगातार सरकार जनता को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, इनका जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और तुंगनाथ में जिस प्रकार से भगवान तुंगनाथ जी की जो डोली है उसको वन विभाग के द्वारा रोका गया है, इसको लेकर भी कहीं न कहीं बाबा तुंगनाथ जी भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों को इसका एक संदेश देंगे। कहीं ना कहीं उत्तराखंड और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर पूरे देश की निगाहें हैं। अब देखना ये होगा किसके पाले में केदारनाथ की सीट जाती है। मैं संदीप बर्तवाल, नमस्कार।